सुनो सुनो सुनो, आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। कलाकारों का होगा धमाल, एनडीटीवी पूछेगा सवाल। देखिए क्या होता है नेताजी का हाल। आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। नमस्कार, वेलकम एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। एनडीटीवी की इस विशेष कवरेज में आप सबका स्वागत है। जोरदार तालियां। यू आर वाचिंग एनडीटीवी इंडिया, एनडीटीवी 24/7। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। आई एम इन कानपुर जो यूपी का औद्योगिक राजधानी जिसको कहा जाता है, जिसको ईस्ट का मैनचेस्टर कहा जाता था, जो टेक्सटाइल के लिए, जो लेदर के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, उस कानपुर में आज एनडीटीवी का कार्निवाल पहुंच गया है। करीब करीब 7,775 किलोमीटर की दूरी अब तक हमारे इस कार्निवाल ने तय कर ली है और इस मंच पर आपने तरह तरह के नेताओं को देखा, बहुत सी बातों को सुना। आज बारी है कानपुर के लोगों की राय जानने की। कानपुर के साथ हम मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए, जुड़ने के लिए हमारे साथ। तीन खास मेहमान मंच पर मौजूद हैं, उनका परिचय कराऊंगा सबसे पहले और फिर मैं खुद मंच में बाद में जाऊंगा। सबसे पहले अजय कपूर जी मेरे साथ हैं। आप अभी अभी सबसे ताज़ा भारतीय जनता पार्टी के चेहरे बने हैं, कानपुर की पहचान रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे। हमारे साथ रूमी अहमद साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सपा से हैं, इंडिया अलायंस को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ के विधायक भी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सुभाषिनी अली जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मैम, आपने वक्त निकाला। सुभाषिनी जी की पहचान मेरे लिए बोलना बहुत मुश्किल काम है। वेल नोन चेहरा है, सब पूरी हिंदुस्तान जानता है, यहाँ की सांसद रह चुकी हैं और दिल्ली में तमाम मुद्दों पर अपनी बात पुरजोर तरीके से उठाती रही हैं। जोरदार तालियां तीनों खास मेहमानों के लिए। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन, द डिबेट, एंड मोस्टली इट विल बी इन हिंदी बिकॉज वी आर इन अ हिंदी हार्टलैंड। हम कानपुर में हैं और हम शुरुआत करेंगे। बहुत सिंपल सा नियम है मेरा आप तीनों के लिए, तीनों मेरे साथियों के लिए। मैम सॉरी, मैं आपको साथी बोल रहा हूँ, आप मुझसे बहुत बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, लेकिन इजाज़त लेके 1 मिनट का समय दूंगा मैं आपको और उस 60 सेकंड में आपको अपने इस ऑडियंस को कन्विंस करना है कि आपकी पार्टी को क्यों ये चुनाव जीतना चाहिए। मैं शुरुआत करना चाहूंगा मैम से, लेडीज फर्स्ट। किस पार्टी को जीतना चाहिए, क्यों जीतना चाहिए? 60 सेकंड में आपके ओपनिंग रिमार्क्स। सुभाषिनी जी। कानपुर में बहुत मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं आलोक मिश्रा जी, वो लड़ रहे हैं और हम लोग सब उस गठबंधन को पूरी ताकत के साथ सपोर्ट कर रहे हैं और उनका जीतना बहुत ज़रूरी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 3 मामलों में तमाम हदों को पार कर दिया है। एक तो इलेक्ट्रल बॉन्ड के मामले ने दिखाया कि वो भ्रष्टाचार में नंबर 1 हैं। दूसरा मामला बिल्किस बानो का केस और अभी ये रवन्ना का केस बताता है कि महिलाओं की असुरक्षा के मामले में वो 1 नंबर के अपराधी हैं। और तीसरी बात यह है, उन्होंने नौजवानों के भविष्य को पूरी तरह से बिगाड़ने का काम किया है। सारे पेपर आउट हो गए, एक भी नौकरी नहीं मिली। मैं ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने बिल्कुल टाइम में अपनी बात कह दी। आप जवाब तैयार रखिएगा अजय जी, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। रूमी भाई, आपका है अगले 60 सेकंड। क्यों यहाँ से आलोक मिश्रा जो कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े हैं इंडिया अलायंस के, हालांकि सुभाषिनी जी ने बताया, इनसे अलग आप क्या तर्क दे सकते हैं? क्यों कानपुर को एक गैर भाजपाई नेता की सांसद की जरूरत है? कानपुर भी कोई नहीं, पूरे देश को गैर भाजपाई सांसदों की जरूरत है और इसलिए जरूरत है कि हमको संविधान और लोकतंत्र में खतरा लग रहा है। हमको वो सारी चीज़ें जो 10 साल से भाजपा की सरकार लगातार पूरे देश में झूठ बोलकर पूरे देश को झूठ से रूबरू करा रही, उस झूठ से निजात दिलाने के लिए सिर्फ कानपुर ही नहीं, मैं बार बार कहूँगा, पूरे देश के अंदर जो इस वक्त बयार चल रही है वो भाजपा के अगेंस्ट है और ये झूठ को सच में तब्दील करने के लिए गैर भाजपाई सांसदों को देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए इन सब की ज़रूरत है और उस ज़रूरत को पूरी करने के लिए कानपुर के गठबंधन के प्रत्याशी आलोक मिश्रा को भी हम लोग जिताने के लिए संकल्पित हैं और उनको जिताने के लिए वही सारे लोग, क्योंकि चुनाव जनता लड़ रही है, देश लड़ रहा है, पहले देश नहीं लड़ता था, अब चुनाव देश लड़ रहा है, भाजपा के खिलाफ लड़ रहा है। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 60 सेकंड में आपने अपनी बात की। 2 लोगों ने बोला इंडिया अलायंस के लिए और 120 सेकंड हो गए वो। मैं आपको 120 सेकंड देता हूं।
अगर आपको जवाब देना है दोनों की बातों का, हिसाब बराबर होना चाहिए, हिसाब बराबर होना चाहिए। कोई चिंता हाँ मैं जानता हूँ। अजय कपूर जी, 3 चीजें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पहली चीज तो ये कानपुर सीट ऐसी रही, एक जमाने में आपकी पुरानी पार्टी कांग्रेस का गढ़ रही, लगातार 3 बार श्री प्रकाश जायसवाल साहब यहाँ से सांसद रहे। उसके पहले लगातार 3 बार द्रोण साहब जो बीजेपी के सांसद थे, उनको आपने हिलाया, उनका गद्दी हटी। 2 बार रहे, 3 बार रहे, 91, 96, 98 और 99, 4 और 9 में श्री प्रकाश जी रहे। मैं ये कहना चाह रहा था कि अब इस बार फिर बीजेपी की हैट्रिक की बारी है। 14 में जीते, 19 में जीते। क्या आप भाजपा में इसीलिए आ गए हैं कि कांग्रेस को कमजोर कर दिया जाए? उस 120 सेकंड में मेरे 60 सेकंड भी हैं। मैं किसी को कमजोर करने के लिए नहीं आया हूं। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आज देश में अंदर और पूरे विश्व के अंदर इस भारतवर्ष के इस भारत के 140 करोड़ लोग आज चाहत रखते हैं कि एक ऐसे नेता की जो देश का विकास करे, इस देश की इज्जत का मान रखे, पूरी दुनिया में अपने विश्व गुरु कहलाने लगा। आज इस देश के अंदर पूरी दुनिया में एक परिवार के रूप में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, विकास के नाम पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, देश के विकास को आगे बढ़ाने के नाम पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं। मैं किसी दल की बुराई नहीं करता हूं, लेकिन इतना कहता हूं कि एक ऐसा नेता इस देश में पैदा हुआ जिसका नाम आदरणीय नरेंद्र मोदी है, जो 140 लोगों का, समाज के हर वर्ग को लेकर, चाहे यहाँ पर गरीब हो उसको फ्री राशन मिलेगा, चाहे यहाँ पर गरीब हो उसको घर मिलेगा। ये किसकी सोच है? ये केवल इस देश में चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे मिले हो, चाहे रोजगार हो, हर वर्ग का अगर काम करने का कोई प्रधानमंत्री इस देश में आज आया है, जिससे प्रभावित होकर अजय कपूर जैसे हजारों लोग आज उनके साथ मोदी जी के परिवार के रूप में सम्मिलित होकर उनके साथ आए। आज ही मैं उनको कहना चाहता हूँ, आज ही एक कांग्रेस के प्रत्याशी थे जनरलगंज के, उन्होंने भी आज कांग्रेस छोड़ दी। बोलने दीजिए। ये 3500 नहीं होंगे, मैं आपको जरूर बता सकता हूं। इस बार मोदी जी अब की बार 400 पार होगा और कानपुर में यहाँ के प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी, ये मैं गारंटी के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुछ लोगों के पास जाना चाहता हूँ। आइए आप दीदी आगे आइए। एक बात सुभाषिनी जी ने उठाई महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, क्या आपको लगता है कि इस महिलाओं की सुरक्षा का मामला, कानपुर शहर की बात कर रहा हूँ, आप कानपुर से आती हैं, क्या सुरक्षित महसूस करती हैं या नहीं करती हैं? क्या चाहेंगी अपने नए सांसद से? नहीं, सुरक्षा तो है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि सुरक्षित नहीं है। महिलाएं सब सुरक्षित हैं और हम अपने जो है सांसद होंगे उनसे यही चाहेंगे कि महिलाओं की सुरक्षा में वो बराबर अपनी ध्यान दें और बढ़ोतरी करें। तो सुभाषिनी जी ने जो कहा, जी ऐसा तो नहीं महसूस होता कि कोई सुरक्षा में कमी है या सुरक्षा नहीं है महिलाओं की। सर मैं कानपुर का निवासी हूँ, एक नागरिक हूँ। पिछले 3 बार जब श्री प्रकाश जायसवाल जी थे तो हम लोगों को कोई समस्या होती थी, हम लाल बंगला पोखरपुर चले जाते थे। इससे पहले मुरली मनोहर जोशी ये हुए सांसद, दिल्ली में बैठ गए, और ये जो सांसद जी आए हैं इनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं जानते कि यहाँ के कहाँ के। जब क्या आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे भी नेता नहीं ना कि कानपुर के निवासी को टिकट दिया जाए, अजय कपूर जी को टिकट दे देती। ठीक है, मैं चलिए इसी मुद्दे पर शुरुआत करता हूँ, ऊपर मंच पे आता हूँ। और ये एक बड़ा मामला है इस बार कानपुर में जो 2 मुख्य प्रत्याशी हैं बीजेपी के और कांग्रेस के, दोनों पहली बार लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी से रमेश अवस्थी जी हैं और कांग्रेस से आलोक मिश्रा जी हैं, जिसकी तरफ से रूमी जी आज बचाव कर रहे हैं, मैम बचाव कर रही हैं। लेकिन मेरा सवाल आप ही से अजय जी, जो बात उन्होंने कही, क्या कोई स्थानीय कार्यकर्ता नहीं मिला बीजेपी को? रमेश अवस्थी जी को क्यों चुना? जो वहां से शुरू करता हूं, फिर से तीनों का मुद्दा उठाता हूं। देखिए, गलत कोई भी धारणा फैलाई जाए, रमेश अवस्थी जी पैदा जरूर फर्रुखाबाद में हुए हों, आज पिछले 20 वर्षों से मुझे ये आपके जो प्रत्याशी हैं यही उनके घर में आम खाते 4 बार मिले हैं, कैसे वो बाहरी हो सकते हैं? उनको पिछले 22 वर्षों से मैं जानता हूँ, उनको मैं 22 वर्षों से जानता हूँ। ये जरूर थे कि वो पत्रकारिता में थे, यहाँ पर उनका घर है, यहाँ के रहने वाले हैं,
अब कोई भी गांव में पैदा हुआ हो तो वो क्या मतलब अपना वहां नहीं रह सकता, उसको वहां पे बाहरी बोल दिया जाएगा। हमारे पूर्वज बाहर से आए थे तो हम बाहरी नहीं, पर आप तो कानपुर में हैं, कानपुर के हैं आप, तो इसीलिए शायद भाजपा में आए भी थे, आपको टिकट नहीं मिला, कैसा लगा, अफसोस हुआ? देखिए, टिकट का सवाल नहीं होता है, आपकी आइडियोलॉजी होती है कि किस आइडियोलॉजी को आप पसंद करते हैं। तो मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस में प्रत्याशी आज क्या कहते हैं, खुद आपने उसे बुलाया, वो खुद नहीं मेरा सामना कर पाया, वो आपके बीच में नहीं आया। ये मैं कहना चाहता हूं कि आपके बीच में नहीं आया, प्रतिनिधि भेज दिए, नहीं, पेश नहीं कर सकते। रमेश अवस्थी जी भी नहीं आए दोनों प्रत्याशी नहीं आए। मैं आया हूं, इनफैक्ट हमने बसपा को भी बुलाया, तीनों नहीं आए। तो कांग्रेस से कोई भी नहीं आया। हाँ, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। रूबी साहब, ये बताइए, जो बात वो महिला कह रही थी, उन्होंने कहा कि महिलाएं सुरक्षित हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप उनकी बात से कितनी सहमत है? मेरे ख्याल से वो पीछे बैठी हुई है महिला जिन्होंने बात की थी वो। जी देखिए, मेरे ख्याल से ये आपका राष्ट्रीय चैनल है तो राष्ट्रीय मुद्दे पे बात करनी चाहिए, और ये राष्ट्रीय चुनाव भी है। नहीं तो ये कोई महिलाओं की क्षेत्रीय सुरक्षा का चुनाव नहीं मामला है, राष्ट्रीय मामला नहीं है क्या? राष्ट्रीय भाई तो कह रहा हूँ। हाँ। अभी हमारे लोगों ने बताया तो आपने कहा कि कानपुर की बात करो, तो अब ये चूंकि राष्ट्रीय चैनल है और राष्ट्रीय चुनाव है और हमको मणिपुर से चलना है और बिहार होते हुए, हाथरस होते हुए हमको उन्नाव पे आकर, जो हमारा पड़ोसी जिला है, अगर हम इतनी घटनाएं आपको बता देंगे तो ये जो हमारी बहनें बैठी हैं तो हो सकता है इनके पास कोई जवाब ना हो। अगर सुरक्षित नहीं होती तो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे कानपुर के ठीक पड़ोस में हमारा उन्नाव है जी, और 5 मिनट का रास्ता है उन्नाव का। उन्नाव में एक घटना नहीं, साल में 1-2 घटना महिलाओं के उत्पीड़न, उनके यौन शोषण की लगातार होती रहती है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ की बात करते हैं तो हमें लगता है इन्होंने बेटी बचाओ नहीं, बेटी भगाओ कर दिया है। बेटी को बिल्कुल एकदम जैसे तिरस्कार कर दिया है। तो इसलिए कहीं पर भी देश के अंदर हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है। और ये जो नारा है बेटी बचाओ का, ये टोटल केवल ये किताबी नारा है। अजय जी, इस बात का जवाब भी दीजिए और मेरे सवाल भी से जोड़ रहा हूं, ऐसा क्या मजबूरी है कि आप इस तरह के जो जिन पे सवाल खड़े होते हैं वो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं? जैसे फॉर एग्जांपल कैसरगंज के नेताजी ब्रजभूषण शरण साहब, उनके बेटे को टिकट दे दिया पार्टी ने, इतना बड़ा उनके ऊपर इल्जाम लगा, इतनी बातें निकलकर सामने आई, खिलाड़ियों ने लगाई जिन्होंने भारत का मान सम्मान बढ़ाया, क्यों उन्हीं के परिवार में टिकट जाना चाहिए था? इसके सवाल का जवाब, इनकी बात का जवाब। और ये भी बिल्कुल मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में योगी जी की सरकार में लाइन ऑर्डर की 1 नंबर की स्थिति है। पूरे भारत में इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आज अभी उन्होंने उन्नाव गिनाया, अभी हाथरस गिनाया, अब कहीं पे इक्का दुक्का, अगर कोई 10 साल पहले, 5 साल पहले इन्होंने तो बोला ये 5 मिनट का रास्ता है, 5 मिनट में कौन सा हेलीकॉप्टर उन्नाव पहुंच जाता है ये मुझे नहीं जानकारी है। मुझे तो आधा पौन घंटा लगता है। बगल में सुनिए, सर्किट हाउस से आप कभी गए नहीं? अच्छा सुनिए, सुभाषिनी जी सुनिए, अभी 30 मार्च 2024 को एक 80 साल की महिला के साथ एक 22 साल के उसके ही रिश्तेदार ने, लड़के ने उनके साथ बलात्कार किया। ये हमारे कानपुर की घटना है 1 महीने पहले की, 80 साल की औरत के साथ। इसके पहले जो भट्टा है, एक ईंट के भट्टे पर 2 लड़कियों के साथ जो का ठेकेदार था उसने बलात्कार किया। उन लोगों की रिपोर्ट ठीक से लिखी नहीं गई, उनके एक बाप ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके ऊपर इतना दबाव बन रहा था अपनी बयान को बदलने के लिए। अगर आप समय दें तो मैं आपको कानपुर का, बाहर नहीं जाऊंगी, मैं कानपुर के चेन स्नैचिंग तो यहाँ बिल्कुल आम बात है, फूहड़ बातें, तरह तरह की जुमलेबाजी, ये तो चलिए यहाँ पर आम बात है। लेकिन जो तमाम घटनाएं हुई हैं रेप की, और ख़ास तौर से दलित लड़कियों के साथ, छात्रा जा रही है उसको अपहरण कर दिया गया, उसका वो मार डाला गया उसके बाद। तो आप ये कह रही हैं कि लॉ एंड ऑर्डर फेल है? बिल्कुल देखिए, ये उल्टा बोल रहे थे। बिल्कुल ये वो तो उनको बोलना है, तो ये तो आपको भी बोलना है। अरे मैं बोल रही हूँ, आप सुनिए, आप सरकारी आंकड़े देखिए, इन लोगों के आंकड़े ना देखिए, आप भारत सरकार के आंकड़े देखिए। सबसे ज्यादा दलित महिलाओं का उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में होता है, ये केंद्र सरकार का आंकड़ा है। सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं, मतलब हमारा उत्तर प्रदेश टॉप के नजदीक है। अब जवाब दीजिए, महिलाओं को लेकर कई एग्जाम्पल देके बात कर रही हैं सुभाष जी। एग्जाम्पल लेके कोई घटना एक आध कोई हो सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में अगर लाइन ऑर्डर की, अगर बाबा से कोई क्रिमिनल डरता है
बाबा की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अगर माफिया डरता है, इस प्रदेश में आज अगर यहाँ पर 12 बजे तक महिलाएं सुरक्षित घूमती हैं तो वो केवल उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार में घूम सकती हैं, कभी नहीं। आज से 10 साल पहले नहीं घूम सकती थी, ये मैं गारंटी के आज साथ आप कहता हूं। 12 बजे रात को निकलिएगा। हाँ बिल्कुल, जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये चैलेंज से कहता हूं कि ऐसी लाइन आर्डर, ऐसा लाइन आर्डर आज तक की व्यवस्था में नहीं हुआ जो उत्तर प्रदेश की बाबा की सरकार में, आदरणीय योगी जी की सरकार में हुआ। रूबी साहब, मेरा सवाल इस बार आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। ये क्यों कहा गया समाजवादी पार्टी की तरफ से कि राम मंदिर का मामला बेकार का मामला है? ये प्रोफेसर साहब का बयान आया, राम गोपाल साहब का। इस वक्त में जब पूरा हिंदुस्तान लाखों की संख्या में अयोध्या जाके दर्शन करना चाहता है, ऐसे में प्रोफेसर साहब का ये कहना, क्या ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स नहीं है? उन्होंने किस रेफरेंस में कहा? अगर आप पूरा सवाल उठा के देखेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। सिर्फ आपने जवाब की बात करी, पूरा रेफरेंस आप लीजिए। उन्होंने उसके वास्तुशास्त्र के हिसाब से, उन्होंने और तमाम चीजों के हिसाब से ये बात कही थी, उन्होंने सीधे नहीं कही थी। और जब वास्तुशास्त्र की बात कभी होती है तो इसको सारे सनातनी मानते हैं। अजय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, सनातन धर्म का इस देश का अपमान है। इस देश में आप किसी भी धर्म का अपमान नहीं कर सकते, सबका सम्मान। और भगवान राम का तो इस देश में जो पैदा हुआ है उसको भगवान राम का नाम लेना उसका धर्म है। और मैं ये बात जोर से कहता हूँ कि जय राम जय का श्री नाम राम। लेना तो देखिए, आप जय सिया राम कहो, जय सिया राम कहो, बुरा मानने की सब क्या लोग बात जय है? सिया राम कहो। आप इस जय देश श्री में राम मत कहो, सनातन की रक्षा जय नहीं सिया राम हो। किसी इस को- देश में एकता अखंडता की रक्षा। अजय जी, रूबी जी, राम राम करते थे, वो सलाम वालेकुम करते अरे, थे। राम राम। हम उस देश के वासी हैं। रूबी भाई, ये क्या हुआ? सुभाषिनी जी बोल रही हैं। हाँ, जरा सुभाषिनी बैठ जी, जाइए। सुभाषिनी अरे जी कुछ बैठ बोलना जाइए, चाह रही बैठ हैं। जाइए। अरे बैठ जाइए भैया, शांत, पार्षद शांत, का भी शांत। टिकट नहीं मिलेगा चिल्लाने से। बैठ जाओ, शांत बैठ जाओ। शांत। मैं एक सुभाषिनी जी। बात, मैं 2 बातें कहना जी। चाहती हूँ। राम गोपाल जी ने जो भी कहा वास्तुशास्त्र वगैरह को लेकर के, हमारे 2 शंकराचार्यों ने इससे बहुत कुछ कहा था। जिस समय ये प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी, तो उस बहस में हमको नहीं पढ़ना है। जिसको उस बहस में पढ़ना है, पता लगाना है कि वास्तुशास्त्र में क्या होता है, प्राण प्रतिष्ठा में क्या होती है, वो उस बहस में पढ़े। लेकिन भगवान का नाम लेकर के, धर्म का नाम लेकर के एक पूरे समुदाय को घुसपैठिया घोषित करके चुनाव लड़ना इस देश के हित में नहीं है। इस तरह का विभाजनकारी काम करना, भाषण देना, वो देश के हित में नहीं है। किसी भी समुदाय के अजय जी, खिलाफ इस तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल जवाब करनी दीजिए। चाहिए। प्रधानमंत्री के भाषण पर टिप्पणी की है। मेरा बिल्कुल मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है कि सबका काम सबका विकास, हर धर्म का सम्मान करना, हर धर्म को कोई भी गरीब है तो 80 करोड़ केवल एक धर्म के लोगों को तो अनाज नहीं मिलता है। 4 करोड़ मकान एक किसी वो हिंदू को भी मिलेंगे, मुस्लिम को भी मिलेंगे, ईसाई को भी मिलेंगे, सिख को भी मिलेंगे। तो ऐसा मैं नहीं मानता। इस देश में आज जो विकास की धारा बह रही है, इस देश में जो समृद्धि की धारा बह रही है, वो केवल मोदी जी के नेतृत्व में बैठ सकती है। और आज हमारे नेता को पूरी दुनिया में अगर सम्मान की नज़र से देखा जाता है इस देश को, तो आज मोदी जी की वजह से देखा जाता है। ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। सुभाषिनी जी, मैं अगले मुद्दे पे आता हूं क्योंकि मैं बहुत से मुद्दे टच करने हैं। और वो ये, देश में करीब 85 करोड़ लोगों को सरकार लाभार्थी योजना के तहत मुफ्त का अन्न पहुंचा रही है। अगर इतनी बड़ी संख्या में इतनी बड़ी आबादी की मदद सरकार की तरफ से हो रही है, जिसमें भारतीय जनमानस का एक पैसा नहीं लग रहा है, तो इसको लेकर क्यों आलोचना करना, इसको लेकर क्यों घेरना? अगर सरकार नहीं मदद पहुंचाएगी, सरकार का काम तो सरोकार का होता है ना, सामाजिक उद्धार का होता है ना। है कि जनता का पैसा नहीं, जनता के पैसे से ही ये राशन फ्री में दिया जा रहा है, किसी नेता के पैसे से नहीं दिया जा रहा है। जो ये राशन दिया जा रहा है, फ्री राशन दिया जा रहा है, जब एक तरफ हमारी सरकार कहती है कि गरीबी इतनी कम हो गई है कि अब मुश्किल से 1% जनता अब गरीब है, 1.5% उनके एक अधिकारी ने कहा। तो जब सिर्फ 1.5% जनता गरीबी रेखा के नीचे है, तो फिर 85 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने की जरूरत क्या है? चुनाव जीतने के लिए, सच्चाई चुनाव है, जीतने के लिए, सच्चाई ये है, नहीं चुनाव जीतने के लिए नहीं, सच्चाई ये है कि गरीबी और लाचारी इतनी ज्यादा बढ़ी है
गरीबी और लाचारी इतनी ज्यादा बढ़ी है कि ये जो राशन कई लोगों को मिल रहा है उसके बगैर शायद वो जिंदा भी न रह पाए। गरीबी दूर करने के लिए इंडिया अलायंस क्या करेगा? इंडिया अलायंस क्या करेगा? गरीबों की कल्याणकारी योजनाएं जब से भारत आज़ाद हुआ है, जो सरकारें रही हैं सब अपने अपने एजेंडे के साथ करती चली आई हैं। अब यहाँ पे फर्क आ गया है। 24.95 लाख करोड़ पिछले 10 सालों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो देश की सरकार चल रही है, देश का पैसा लेकर विदेश जाने वाले और बड़े पूंजीपतियों के कर्जों को माफ करने वाले, क्या उन पर कोई सवाल होगा? 810 करोड़ रुपए पिछले और इस सरकार में अंतर है। जब यूपीए सरकार थी तो मात्र 810 करोड़ का कर्जा था और अब की 24.95 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया उन पूंजीपतियों का, और न जाने कितने लोगों का पैसा लेके विदेश में चले गए। ये आपका भी पैसा है और हमारे उन भाई का भी पैसा है और जितने यहाँ पे खड़े सबका पैसा है, किसी का पैसा नहीं है। वो ये सबका पैसा हमारे आपके टैक्स का पैसा है। बड़ी बात कर रहे हो रूमी भाई, माफी का, क्योंकि कार्यक्रम में समय की सीमा भी है। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए अजय जी आपका जवाब चाहूंगा, क्योंकि बड़ा एलिगेशन बीजेपी पे लगता है और ये भी लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ये जो स्कीम निकाली गई, इसके जरिए तमाम उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया गया। उनके यहाँ छापे पड़ने के बाद उनसे वो ले लिया गया, चंदा ले लिया गया और उनको माफ कर दिया गया, उनकी जमानतें हो गई। बड़ा उसको मुद्दा बनाया है आपके विरोधियों ने इस चुनाव में। देखिए, मुद्दा विरोधी बनाते ही हैं, उनके पास पर सुप्रीम कोर्ट ने डांटा आपको। देखिए, ये तो एक पारदर्शिता है। आज तक आजादी के बाद किसी भी ऐसे नेता की हिम्मत नहीं पड़ी कि जो पारदर्शिता के साथ कहे। लोग तो बोरे बंद करके चंदा ले लेते थे, लेकिन आज अगर आप अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे निकालेंगे तो हर एक को आपका नाम आपको सामने आ जाएगा कि किसने क्या दिया है, उसने बॉन्ड दिया है। आने वाले समय में नहीं, चंदा देने में दिक्कत नहीं है, चंदा देने के एवज में उसकी मदद करना, नहीं ये एलिगेशन ऐसा मुझे तो नहीं कहीं पे भी नजर आया। बहुत इस सारे देश में कहीं पे भी ऐसा नजर नहीं आया। देखिए, कहीं पे भी जब जिसको कोई विरोध करना पड़ता है, जिसको इस देश में सरकार जहाँ चलती है वहां पे थोड़ा मोड़ा क्या कहते हैं लोग, गलत और सही इसका आकलन तो आप कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी योजना में। सुभाषिनी जी कुछ बोलना चाह रही है, लगातार हाथ उठा रही है। ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का मामला है ये बाकी तमाम भ्रष्टाचार के मामलों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस स्कीम को भारतीय जनता पार्टी ने ही लागू किया और इस स्कीम में ये बात थी कि कोई भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जा करके चाहे जितना पैसा डाल दे और कहे कि इस पार्टी के खाते में भेज दीजिए, उसका नाम, उसका पता, उसकी कोई भी जानकारी नहीं दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। अब कार्यक्रम के आखिरी मुहाने पे हम लोग आ गए हैं। मेरा सवाल सुभाषिनी जी और रूमी भाई आपसे है और फिर मैं अजय जी आप पे आऊँगा। आपको लगता नहीं है कि आप लोगों की लड़ाई जो आप लड़ रहे हैं बीजेपी की सरकार के साथ 10 साल की सरकार के बाद, वो अधूरी है? और उसके सवाल पूछने का तर्क, उसके पीछे की वजह यह है कि मोदी के सामने कौन, मोदी का मुकाबला किससे हो रहा है? क्या प्रकाश करात साहब हैं, सीताराम येचुरी हैं, वृंदा करात है, सुभाषिनी अली हैं, अखिलेश यादव हैं, मायावती तो है ही नहीं आपकी तरफ, अरविंद केजरीवाल हैं, कौन है? स्टालिन है, कौन है? आपने खुद ही कह दिया है कि हमारे गठबंधन में कितने लायक लोग हैं, कितने सक्षम लोग हैं। देखिए भाई, आपने अभी पूछा कि इस इलेक्शन को हराने के लिए कौन सी पार्टी है, तो मैं आपको बता दूं कि पार्टी के लीडरों के नाम आपने बताया, उसको एक्सेप्ट इन्होंने किया। ये सारे लोग मिलकर देश में अब इन्होंने चुनाव को अपने कंधे पे ले लिया। लीडर ये हैं जिनके नाम आपने लिए और ये सब हराने जा रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। और भारतीय नेता कौन? मैं बताता रहा हूँ, मोदी जी हारने के बाद देश किसके हाथ में रहेगा ये बताइए ना। पहले इस मंच पे आप बैठे हैं। मोदी जी हारेंगे नहीं। मोदी जी आप पहले बताइए ना, नाम बताइए ना। देखिए, लोकतंत्र में जब सारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बाद और सारे सिमिलर विचारधारा के घटक के सारे लोग इकट्ठा होंगे तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की जब मीटिंग होगी, जिसको सारे सांसद चुनेंगे वो देश का नेता बनेगा और ये लोकतंत्र के माध्यम से तय होगा। अजय जी, क्या आपकी लड़ाई आसान हो गई है? क्या इसीलिए 400 पार का नारा आया है कि सामने जो है वहां पे कोई चेहरा नहीं है किसको जिसको जो रिप्रेजेंट कर सके इंडिया अलायंस? कहता आज इस देश का 140 करोड़ लोग आज मोदी जी के परिवार बनकर उनके साथ खड़े हैं, उनके कामों की वजह से, उनके दायित्व की वजह से। इस देश के हम दोनों उनके परिवार में नहीं है।
अरे आप दोनों नहीं हैं, बोलिए बोलिए। वो देश के प्रधानमंत्री है वो भाई, देश के आप प्रधानमंत्री राजनीतिक तौर पे उनके हैं विरोधी और होंगे। आपके भी वो देश यशस्वी के प्रधानमंत्री हैं कि आने वाली 4 जून को कानपुर में इनके प्रत्याशी की सुनिए। जमानत जब्त होने वाली है। आपका- ये मैं गारंटी आपका- के साथ यहाँ आप पर कह रहा जमानत हूँ। जब्त की बात कर रहे हैं। बिल्कुल जमानत जब्त होगी। आपका प्रोग्राम कंक्लूड होने वाला है, तो एक बात मैं कर लूं, गारंटी अगर के आपको साथ इजाजत हो। मेरी बात तो सुन लीजिए पहले। मैंने तो आपके बीच में नहीं बोला। मैं बीच में नहीं बोला। हाँ, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। हाँ। मैं बिल्कुल फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर इसी मंच से कह रहा हूँ कि आज तक की ऐतिहासिक जीत होगी जो माननीय रमेश अवस्थी की भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के प्रत्याशी की होगी। ये मैं विश्वास के साथ एनडीटीवी के माध्यम से एक अपने राजनीतिक जीवन के कैरियर को लगाकर विश्वास के साथ कानपुर की जनता के लिए कह रहा हूँ। रूमी जी, सुभाषिनी जी, अजय भाई, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वक्त निकाला, मेरे साथ जुड़े, एक अच्छी कंस्ट्रक्टिव बहस सुनने को मिली। मैं ये उम्मीद करता हूं जोरदार तालियों के साथ जय जय श्री राम इनका स्वागत करिए। एनडीटीवी का इलेक्शन कार्निवाल का स्पेशल शो जारी है। इस वक्त हम कानपुर में एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौट के आते हैं। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि हम कानपुर में हैं और कानपुर में आए और कानपुर की जो एक खास मिजाज है और वो है खुश मिजाज रहने का। और रिसेंटली एक सर्वे हुआ है, उसमें बताया गया कि दुनिया के जो सबसे खुश मिजाज शहर हैं उसमें कानपुर 9वें नंबर पर आता है और भारत में तो अव्वल नंबर पर आता है। ये कानपुर की खासियत है। और कानपुर के लोग क्यों खुश मिजाज होते हैं इसका भी आपसे परिचय कराता हूं। इस कार्यक्रम के दौरान एक छोटी सी भेंट हम यहाँ लेकर आए हैं। 3 खास लोग मेरे साथ मौजूद हैं, कानपुर की पहचान है और बहुत से लोगों ने इनकी आवाज़ें सुनी होंगी, कुछ लोगों ने इनके वीडियोस भी देखे होंगे। लेकिन आज इस मंच के ज़रिए दुनिया भर में एक बार फिर आप लोग और आपकी प्रसिद्धि पहुंचने वाली है। मेरे लेफ्ट में बहुत वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने अंतर्राष्ट्रीय कवि, व्यंग्यकार, हास्य कवि सुरेश अवस्थी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस मंच पे। जोरदार तालियां दोस्तों। उनके साथ उनके लेफ्ट में आप लोग अगर देख रहे हैं कैमरे पे तो पहचान ही गए होंगे, बहुत फेमस व्यक्ति हैं अन्नू अवस्थी, कानपुर की आन बान शान। अन्नू भाई स्वागत है आपका एनडीटीवी के इस मंच पर। और एक टिपिकल अंदाज में कॉमेडी करते हैं और कोशिश करेंगे अन्नू भाई आज फिर आप सबको हंसाएं और जो लाखों करोड़ों लोग घर बैठकर देखेंगे इस प्रोग्राम को वो भी मुस्कुराएं उनकी बात सुनकर। और साथ में रेडियो मिर्ची से अर्पित हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है अर्पित। मैं आप तीनों के पास बारी बारी से आता हूं। पहले अर्पित आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसी क्या खास बात है कानपुर में कि कानपुर को इतना खुश मिजाज माना जाता है? आप तो यहाँ के रहने वाले हैं, क्यों कानपुर इतना लुत्फ लेने वाला, इतना मजा लेने वाला और अगर बुरा न मानो तो इतना गुटखा खाने वाला शहर है? जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कानपुर में हर कदम पे कहानियां हैं। मुझे ऐसा लगता है आप किसी से कुछ भी 1 मिनट के लिए भी बात करने, आप रास्ता पूछने लगेंगे, आप उससे हल्का सा मुस्कुरा देंगे, वो हो सकता है आपको अपनी आप बीती सुना दे कि अरे आप 2 मिनट हमारी सुनिए, हमारे भतीजे ऐसे हैं, चाचा ऐसे हैं, हमारे घर में ये लफड़ा हो रहा है। तो यहाँ पर कहानियां हर कदम पर है और इंसान कहानियों का हमें लगता है भूखा होता है। कहीं पर भी चले जाते हैं, हंस बोल के बात कर ली, खुश हो गए। तो इसलिए शायद कानपुर शहर हर तरफ अपना नाम अभी आगे बढ़ाता चला जा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहानियों का शहर है तो कानपुर का एक नया नाम हो गया कहानीपुर, अर्पित की देन। सुरेश अवस्थी जी, अब मैं आपसे चाहूंगा कि भाई हिंदुस्तान की आबादी आपको देख रही है, तमाम जनसंख्या, तमाम लोग आपको देख रहे हैं, हमारे दर्शक, क्या कहना चाहेंगे हिंदुस्तान के लोगों को इस चुनावी मौसम में? अगर आपने कोई बढ़िया चीज़ लिखी हो, कुछ कविता पढ़ी हो, कुछ हमको सुना सकें अपना लिखा हुआ कलाम। हाँ, मैं व्यंग का कवि हूँ। व्यंग्य कवि हैं, बिल्कुल। और जो व्यंग, मैं व्यक्ति पे व्यंग नहीं करता हूँ, प्रवृत्ति पर व्यंग करता हूँ। जब प्रवृत्ति कोई ऐसी नेगेटिव होती है तो उस पर व्यंग मैं करता हूँ, फिर नहीं करता हूँ। जैसे मैं एक अलग, इस राजनीतिक माहौल से अलग हट के जी एक छोटा सा व्यंग आपके छोटी सी बात रखना चाहूँगा और एक अपील की 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि अपनी ख्वाहिश के परिंदे पे निशाना रखना, जो पाना चाहते हैं पूरी मेहनत कीजिए लेकिन संस्कार नहीं फिसलने चाहिए। अपनी ख्वाहिश के परिंदे पर निशाना रखना और जिंदगी का जो सफ़र है वो सुहाना रखना। जिंदगी का जो सफ़र है वो सुहाना रखना और घर को होटल की तरह खूब सजाना, लेकिन दिल के महलों में बुजुर्गों का ठिकाना रखना।
और क्यों रखना है? क्योंकि हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते। इस बाजारवाद ने, प्रगतिवाद ने जिंदगी को बहुत बनावटी बना दिया। तो मैंने कहा कि हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते। ईमान जहां बिक जाए वो बाजार नहीं अच्छे लगते। क्या बात है, बहुत बढ़िया, जोरदार इसलिए तालियां एक- सुरेश जी एक के ये लिए। अपील है जी। और मैं जहां जाता हूं ये अपील करता हूं। बहुत अच्छी बात है। अब बारी आती है अनु अवस्थी जी की। अनु भाई, आप कैसे काम करते हैं? आपको आइडिया कहाँ से आते हैं, पहले तो ये बताइए। और फिर वो आइडिया सिर्फ ऑडियो में आते हैं या आपने अब ऑडियो वीडियो दोनों शुरू कर दिया है? असल हम आज तक का खुदे नहीं समझ पाए कि हम कर का रहे हैं। हम खरीद कुछ नहीं है, हुई जाता है और अपने आप हुई जाता है। और कुछ ऐसा हो जाता है कि 97% लोगन का अच्छा लगता है, 3% लोगन का नहीं अच्छा लगता है। तो हमारी अम्मा कहती हैं कि 3% लोगन का अपने बाप भी नहीं अच्छे लगते, तो तुम का अच्छे लगी हो। तो हम प्रयास करी थे कि कुछ अच्छा करे की कोशिश करी तो अच्छा हो जाता है सर। और सर ये हमको थॉट आते हैं सवेरे 3 बजे से 5 बजे के बीच कि आज कहाँ घुसना है। उसी समय दिखाई पड़ता है, तो उस समय जो सपने में दिख जाता है, फिर पूरा दिन वही का टारगेट करी थे, वही के घुसी थे। फिर वो कौनो पार्टी का हो, कौनो जात का हो, कौनो धर्म का हो, वो हमारे लिए एक मनोरंजन का साधन होता है। और लोग बुरा भी नहीं मानते हैं। अगर हम किसी का मजाक करते हैं तो आदमी समझ रहा है चलो अच्छा है, आज हमारा नाम लेने सब लोग जाने। मैं चाहूंगा अनु भाई अपने अंदाज में जरा कानपुर की जनता से अपील करिए कि रिकॉर्ड तोड़े, जरा वोट करने निकले, मतदान करने निकले। ये बात बिल्कुल सही है। हमको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया इसलिए कि हाँ। वोट का परसेंटेज बढ़े। और अब इतने लोग बचे हैं, इतने लोग अगर बढ़ा देंगे। हम लोग वोट डालने नहीं जाते हैं। आज हमने अपने जीजा के लिए एक वीडियो बनाई है। जीजा बड़ा गुस्सा में है। हमने कहा जीजा तुमको हमारी अम्मा अपने लड़के की तरह मानती थी, लेकिन जब से तुम अम्मा से ये कहे गए हो कि वोटिंग वाले दिन हम अपनी ससुराल अइबे पिकनिक मनइबे, तब से हमारी अम्मा की नज़र में तुम गिर गए हो। पहले लड़का रहो, वन मैच्योर बेबी हो गए हो। जो वोटिंग के पर्व को तुम ससुराल जाने का एक माध्यम मानते हो, तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि वोटिंग के दिन बिना वोट डाले, बिना उंगली में स्याही लगवाए घर आ न जाना। नहीं अम्मा मना करें ना कि इनका चाय पानी भी ना कराना। कार्यक्रम के आखिर में यही कहना चाहूंगा अपने दर्शकों से, एनडीटीवी 24/7 और एनडीटीवी इंडिया के तमाम व्यूवर्स को, कि थैंक्स फॉर वाचिंग दिस शो एंड आई नो दैट यू आर अप्रिशिएटिंग द एफर्ट्स ऑफ एनडीटीवी टीम। वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट कि आपको हिंदुस्तान के हर कोने से जहां पर चुनाव होते जा रहे हैं वहां जाएं और वहां की खबरें आप तक लेकर आएं, वहां का चुनावी माहौल आपके सामने रखें, ताकि आप भी तय कर सकें कि जब आपके क्षेत्र में चुनाव हो तो आपको किसको वोट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्पेशल कवरेज। थैंक यू सो मच। थैंक यू पब्लिक। थैंक यू।